मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं और जिसके हर कोने में एक राज दफन है। इसी शहर की नब्ज को पकड़ने वाला एक पत्रकार था समीर जोशी। 31 साल का समीर, जिसे उसके दोस्त सैम कहते थे, द इंडियन क्रॉनिकल के लिए काम करने वाला एक निडर, थोड़ा सनकी और बेहद सम्मानित खोजी पत्रकार था। उसकी खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं बटोरती थीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में भूचाल ला देती थीं। लेकिन इस निडरता की उसने एक कीमत चुकाई थी। उसका जीवन अकेला था, उसके दोस्त कम थे और भरोसा तो वह किसी पर नहीं करता था। उसका मानना था कि हर चेहरे के पीछे एक मुखौटा होता है और उसका काम उस मुखौटे को नोचना है। कहानी की शुरुआत एक सर्द जनवरी की रात से होती है। समीर को एक एन्क्रिप्टेड, गुमनाम ईमेल मिलता है। भेजने वाले का नाम था इकारस। ईमेल में बस एक पंक्ति लिखी थी, वे सब कुछ देख रहे हैं। ओमनीकॉप वह नहीं है जो वह दिखता है। ईमेल के साथ एक छोटी, भारी एन्क्रिप्टेड डेटा फाइल संलग्न थी। ओमनीकॉप, यह नाम ही काफी था। ओमनीकॉप भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रिय तकनीकी कंपनी थी। उसके संस्थापक विक्रम सिंह एक दूरदर्शी माने जाते थे। ओमनीकॉप के ऐप्स हर भारतीय के फोन में थे। मैसेजिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया, सब कुछ। वे सुविधा बेचते थे, लेकिन इकारस का दावा था कि वे हमारी आत्मा खरीद रहे हैं। समीर ने अपनी सारी विशेषज्ञता का उपयोग करके उस डेटा फाइल को डिक्रिप्ट किया। अंदर जो मिला, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह ओमनीकॉप के आंतरिक सर्वर से कुछ कोड के टुकड़े थे, जो ये इशारा कर रहे थे कि कंपनी अपने अरबों उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को अवैध रूप से माइन कर रही है। उनकी बातचीत, उनकी खरीदारी, उनके डर, उनकी इच्छाएं, और इस डेटा का उपयोग चुनावों को प्रभावित करने और सामाजिक व्यवहार में हेरफेर करने के लिए कर रही है। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह देश के लोकतंत्र पर एक हमला था। समीर जानता था कि यह उसके करियर की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी है। उसने इकारस के साथ एक और, अधिक सुरक्षित चैनल पर संपर्क किया। कई दिनों की सावधानीपूर्वक बातचीत के बाद, जिसमें हर संदेश एक पहेली जैसा था, इकारस एक मुलाकात के लिए तैयार हो गया। मुलाकात की जगह थी दादर स्टेशन, शाम की भीड़ के बीच। समीर वहां इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं। तभी एक साधारण सी दिखने वाली, थोड़ी घबराई हुई लड़की उसके पास आकर खड़ी हुई। वह थी डॉ. अदिति शर्मा। 28 साल की अदिति ओमनीकॉप में एक प्रतिभाशाली डेटा साइंटिस्ट थी। वह उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने इस विशाल डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट के पीछे की सच्चाई को समझा था। वह नैतिक रूप से टूट चुकी थी और अब और चुप नहीं रह सकती थी। आप ही समीर जोशी हैं? अदिति ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं। और तुम इकारस हो? समीर ने कहा। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? ये बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ, अदिति ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। उसने अपने बैग से एक छोटा, एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव निकाला और उसे एक अखबार में लपेटकर समीर को थमा दिया। इसमें सबूत का एक हिस्सा है। पूरा डेटा देने के लिए मुझे समय चाहिए। लेकिन अब आप भी खतरे में हैं। वे किसी को भी नहीं बख्शते। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गई। समीर अपने अपार्टमेंट लौटा और उस हार्ड ड्राइव पर काम करना शुरू कर दिया। उसे जो डेटा मिला, वह चौंकाने वाला था। यह उसके सबसे बुरे डर से भी बदतर था। ओमनीकॉप के पास हर किसी का एक डिजिटल प्रोफाइल था, जिसे वे उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच रहे थे। उधर ओमनीकॉप के अंदर विक्रम सिंह और उसके क्रूर सुरक्षा प्रमुख राणा को पता चल गया था कि सिस्टम में कोई सेंध लगी है। एक आंतरिक जांच शुरू हो गई। राणा, एक पूर्व खुफिया अधिकारी, लीक करने वाले को खोजने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अदिति को महसूस होने लगा कि जाल कस रहा है। एक दिन उसके कार्यालय में अचानक सुरक्षा जांच हुई।
राणा के लोगों ने उसके लैपटॉप और फाइलों की तलाशी ली। अदिति ने बड़ी चालाकी से उस डेटा को छिपा रखा था, लेकिन वह जानती थी कि वह बस कुछ समय के लिए ही सुरक्षित है। उसका दिल हर पल डर से धड़कता रहता। कुछ दिनों बाद समीर के अपार्टमेंट में चोरी हुई। चोरों ने कुछ भी कीमती नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उसके लैपटॉप को तोड़ दिया था और उसकी फाइलों को बिखेर दिया था। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। समीर समझ गया कि वह अब अकेला नहीं है, उस पर नजर रखी जा रही है। अब समीर और अदिति एक अदृश्य धागे से बंधे थे, जो साझा खतरे और एक साझा उद्देश्य से बना था। वे अब सीधे संवाद नहीं कर सकते थे। वे बर्नर फोन और डेड ड्रॉप्स का उपयोग करने लगे। कभी किसी लाइब्रेरी की किताब के अंदर एक पेन ड्राइव छोड़ना, कभी किसी व्यस्त बाजार में एक लिफाफा बदलना। उनकी बातचीत पूरी तरह से डेटा और कहानी के बारे में होती थी, लेकिन इस व्यावसायिकता के नीचे एक दूसरे पर निर्भरता और विश्वास का एक गहरा एहसास पनप रहा था। समीर अदिति के साहस का कायल हो गया था, जो इतने बड़े खतरे के बावजूद सच के लिए लड़ रही थी। अदिति समीर के दृढ़ संकल्प और निडरता से प्रभावित थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें फिर से मिलना होगा, इस बार कहीं ज्यादा सुरक्षित जगह पर। समीर ने एक योजना बनाई। उन्होंने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के एक शांत, सुनसान कोने में मिलने का फैसला किया। उस रविवार की सुबह वे एक पुराने मंदिर के खंडहरों के पास मिले। पहली बार वे एक पत्रकार और एक स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि दो इंसानों के रूप में मिले। तुम यह क्यों कर रही हो, अदिति? समीर ने आखिरकार पूछा। तुम अपनी जान, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा रही हो। अदिति ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मैं उस कंपनी के लिए काम करती थी जिस पर मुझे विश्वास था। मुझे लगा कि हम लोगों की मदद करने के लिए तकनीक बना रहे हैं, लेकिन हम एक हथियार बना रहे हैं। मैं हर सुबह शीशे में खुद को देखकर नफरत नहीं कर सकती। उसने फिर समीर की ओर देखा। और तुम यह क्यों कर रहे हो? समीर एक पल के लिए खामोश रहा। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता की छोटी सी फैक्ट्री एक बड़े कॉर्पोरेशन के धोखे की वजह से बंद हो गई थी। उन्होंने सब कुछ खो दिया। किसी ने उनकी कहानी नहीं छापी। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं उन लोगों के लिए आवाज बनूंगा जिनकी कोई नहीं सुनता। उस एक पल में उन्होंने एक दूसरे के अंदर के आदर्शवादी को देख लिया, जो दुनिया की सनक के नीचे छिपा हुआ था। एक शक्तिशाली संबंध बन गया, जो सिर्फ डेटा पर नहीं, बल्कि साझा मूल्यों पर आधारित था। अदिति अब उसे बाकी के सबूत देने के लिए तैयार थी। वह मास्टर फाइल, जिसमें ओमनिकॉर्प के हर अपराध का विवरण था। उन्होंने अगली रात कोलाबा में एक पुरानी, परित्यक्त कपड़ा मिल में मिलने का फैसला किया। अदिति समय पर पहुंची। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था जिसमें उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य था। समीर पहले से ही वहां था, परछाइयों में छिपा हुआ। लेकिन जैसे ही अदिति ने उसे बैग थमाया, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक चारों ओर से तेज हेडलाइट्स जलीं और 3 काली एसयूवीज ने उन्हें घेर लिया। राणा और उसके गुर्गे गाड़ियों से बाहर निकले। खेल खत्म, डॉ. शर्मा, मिस्टर जोशी, राणा की ठंडी आवाज गूंजी। समीर ने अदिति का हाथ पकड़ा। भागो! वे मिल के टूटे हुए गलियारों में भागे। गोलियों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। यह एक भूल भुलैया थी, लेकिन हर मोड़ पर राणा के लोग थे। आखिरकार वे एक बंद गली में फंस गए। उनके सामने एक ऊंची दीवार थी, और पीछे राणा और उसके लोग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उनकी कार के हेडलाइट से उनकी परछाइयां लंबी और भयावह लग रही थीं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस अंधेरी गली में, जहां मौत सामने खड़ी थी, समीर का दिमाग एक पत्रकार की तरह नहीं, बल्कि एक लड़ाके की तरह काम कर रहा था। उसने अदिति को पीछे खींचते हुए पास पड़े जंग खाए हुए धातु के बैरलों के ढेर को देखा। जब मैं इशारा करूं तो बाई ओर दौड़ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि अदिति कुछ समझ पाती, समीर ने अपनी पूरी ताकत से उन बैरलों को राणा के लोगों की ओर धकेल दिया। एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई,
और एक पल की अराजकता पैदा हो गई। उसी एक पल का फायदा उठाकर समीर ने अदिति का हाथ खींचा और वे उस दिशा में भागे जहां से वे आए थे। गोलियां उनके पास से सनसनाती हुई निकली। वे मिल से बाहर निकलकर मुंबई की भूल भुलैया जैसी सड़कों पर आ गए। समीर उसे खींचता हुआ उन गलियों में ले गया जिन्हें सिर्फ वह जानता था। धारावी की तंग, भीड़ भरी गलियां। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कोई भी आसानी से गायब हो सकता था। उन्होंने एक लोकल ट्रेन पकड़ी और शहर के दूसरे छोर पर उतर गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्होंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा है। उस रात वे भागे हुए थे। वे अब सिर्फ एक पत्रकार और एक व्हिसल ब्लोअर नहीं थे, वे एक साझा भाग्य से बंधे हुए भगोड़े थे। समीर उसे एक सुरक्षित घर में ले गया, जो उसके पुराने गुरु, एक सेवानिवृत्त पत्रकार, का था, जो शहर के बाहर एक शांत जगह पर रहता था। इस जबरन अलगाव में उनकी दुनिया सिकुड़कर सिर्फ एक कमरे में सिमट गई थी। बाहरी दुनिया से कटे हुए उनके पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। उन्होंने दिन रात उस डेटा पर काम किया, कहानी के हर टुकड़े को एक साथ जोड़ते हुए। पेशेवर बाधा पूरी तरह से घुल गई। साझा खतरा और उनकी कमजोरी धीरे धीरे एक गहरे, अंतरंग संबंध में बदल गई। वे अपनी कहानियां, अपने डर और अपनी उम्मीदें साझा करने लगे। एक रात जब वे सबूतों को व्यवस्थित कर रहे थे, तो अदिति ने कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? हर दिन, समीर ने ईमानदारी से स्वीकार किया। लेकिन सच को बाहर लाने का जुनून डर से बड़ा है। उसने अदिति की ओर देखा। अब मुझे सिर्फ अपनी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी भी परवाह है। यह एक स्वीकारोक्ति थी, जो किसी भी रोमांटिक घोषणा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अदिति ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। और मुझे तुम्हारी, उस शांत कमरे में, एक लैपटॉप की मंद रोशनी में, उन्होंने एक दूसरे में सांत्वना और शक्ति पाई। उनका रिश्ता अब सिर्फ भरोसे का नहीं, बल्कि प्यार का था। लेकिन ओमनीकॉप चुप नहीं बैठा था। जब वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए, तो उन्होंने उन पर दूसरी तरफ से हमला किया। उन्होंने मीडिया में एक झूठी कहानी लीक कर दी, जिसमें समीर को एक बदनाम पत्रकार के रूप में चित्रित किया गया जो पैसे के लिए कहानियां गढ़ता है। उन्होंने अदिति पर कॉर्पोरेट जासूसी का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि उसने प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को कंपनी के रहस्य बेचे थे। समीर के संपादक ने दबाव में आकर उसे निलंबित कर दिया। अदिति के परिवार ने, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थे, उससे सारे संबंध तोड़ लिए। वे अब वास्तव में अकेले थे, जिनके पास भरोसा करने के लिए सिर्फ एक दूसरे थे। वे हमें चुप कराना चाहते हैं, समीर ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। अगर हमने यह कहानी सिर्फ प्रकाशित की, तो वे इसे अपनी ताकत से दबा देंगे। वे इसे झूठ करार देंगे। तो हमें कुछ और करना होगा, अदिति ने कहा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे वे नजरअंदाज न कर सकें। और फिर उन्होंने एक योजना बनाई, एक साहसी, लगभग पागलपन भरी योजना। ओमनीकॉप की वार्षिक शेयरधारक बैठक एक हफ्ते में होने वाली थी। सीईओ विक्रम सिंह देश को संबोधित करने वाले थे, जिसका सीधा प्रसारण हर प्रमुख समाचार चैनल पर होना था। उनकी योजना उस सीधे प्रसारण को हाईजैक करने की थी। चरमोत्कर्ष का दिन आ गया। यह एक बहुस्तरीय, तनावपूर्ण ऑपरेशन था। अदिति, जो अब एक विशेषज्ञ हैकर बन चुकी थी, ने उनके सुरक्षित घर से प्रसारण प्रणाली में सेंध लगाना शुरू कर दिया। उसका काम था राष्ट्रीय फीड को बदलना। समीर, भेष बदलकर एक कैटरिंग स्टाफ के सदस्य के रूप में उस हाई सिक्योरिटी इवेंट में घुसपैठ कर चुका था। उसका काम था एक भौतिक डायवर्जन बनाना ताकि अदिति को सिस्टम में घुसने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वे एक छिपे हुए एयरपीस के माध्यम से संपर्क में थे। मैं अंदर हूँ, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे बस कुछ और मिनट चाहिए, अदिति ने जवाब दिया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। लेकिन राणा, जो सुरक्षा का प्रमुख था, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने समीर को नोटिस किया, जो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने अपने लोगों को उस पर नजर रखने का इशारा किया। सैम,
वे तुम्हारी ओर आ रहे हैं, अदिति ने ईयरपीस में कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुम्हें वहां से निकलना होगा। अभी नहीं, समीर ने कहा। तुम्हें कितना समय चाहिए? 30 सेकंड। राणा के लोग समीर के करीब आ रहे थे। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले थे, समीर ने पास की एक मेज पर रखी शैंपेन की बोतलों का एक पूरा टॉवर गिरा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और अफरातफरी मच गई। अब, अदिति, अभी, समीर चिल्लाया। उसी पल अदिति ने सिस्टम को हैक कर लिया। हॉल में और देश भर के टीवी स्क्रीन पर विक्रम सिंह का चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह समीर जोशी का चेहरा दिखाई दिया, जो सीधे कैमरे में देख रहा था। शुभ संध्या, समीर ने कहा। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। मेरा नाम समीर जोशी है और ओमनीकॉर्प आपसे एक बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। अगले 10 मिनट तक उसने दुनिया के सामने ओमनीकॉर्प के हर अपराध का पर्दाफाश कर दिया। उसने वे दस्तावेज, वे रिकॉर्डिंग, वे आंतरिक ईमेल दिखाए। ये एक धमाका था। घोटाला फट गया। सरकारी एजेंसियों ने ओमनीकॉर्प पर छापा मारा। विक्रम सिंह और राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। समीर और अदिति को दोषमुक्त कर दिया गया। वे नायक बन गए। कहानी का अंत कुछ महीने बाद होता है। चीजें शांत हो गई हैं। समीर ने अपना खुद का एक स्वतंत्र, पाठक वित्त पोषित खोजी समाचार मंच शुरू किया है, जिसका नाम है सच। अदिति डेटा नैतिकता और गोपनीयता पर देश की अग्रणी आवाजों में से एक बन गई है। अंतिम दृश्य में वे मुंबई के एक शांत कैफे में बैठे हैं। वह अपने लैपटॉप पर लिख रहा है। वह एक किताब पढ़ रही है। वे एक सामान्य जोड़े की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ है, जो खतरे और सच्चाई में एक साथ बनी है। वह मेज के पार अपना हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अगली कहानी खोजने के लिए तैयार हो? वह पूछता है। अदिति मुस्कुराती है। सिर्फ तुम्हारे साथ। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक दूसरे को खोजने के बारे में नहीं थी। ये एक साथ मिलकर सच के लिए लड़ने के बारे में थी। ये एक रोमांचक भारतीय प्रेम कहानी थी, जो झूठ के शहर में सच्चाई की जीत का जश्न मनाती थी।